यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे और आज की क्लास के अंदर भी हम 20 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड के कवर करने वाले हैं। तो ओवरऑल मिला करके 4 लेक्चर हो जाएंगे आज टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। तो टोटल मिला के 80 क्वेश्चन जो है आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, हाँ जी। तो अभी तक 60 क्वेश्चन जो है हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो शुरुआत करने वाले हैं हमारे नए क्वेश्चंस की, जो है रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड से, और नए 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 हमारे कॉन्सेप्ट्स आज हम बिल्डअप करने वाले हैं। लाइक आपका स्वयं प्रभा हो गया, स्वयं हो गया, मूक हो गया, ऑनलाइन कोचिंग हो गया, ये सब के बारे में आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हाँ जी सर, आज ये करेंगे और कल से हम रिसर्च हमारा जो है वो शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे जैसे हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड किया है। ओके जी, चलो हम लोग शुरुआत करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ गया है। ये पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजनिंग। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यहाँ पे ये है कि सर ये असर्शन क्या है और ये रीजनिंग क्या है, इसके बारे में बताओ। बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं और हमसे सर ये अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। देखो, असर्शन पहले तो क्या होता है मैं बता दूं आपको। असर्शन का मतलब होता है कोई एक स्टेटमेंट। असर्शन का मतलब जो है वो क्या होता है? कोई भी एक स्टेटमेंट। और रीजनिंग का मतलब होता है ये जो इसको, इस स्टेटमेंट को क्या करता है? जस्टिफाई करता है। जो इसको क्या करता है? जस्टिफाई। जब कभी भी आप असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करें तो एक बात हमेशा माइंड में रखनी चाहिए, असर्शन जो है, जो स्टेटमेंट दी गई है, उसको जब आप सोल्व करते हैं तो कंसेप्चुअली करना चाहिए हमेशा। मतलब जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट बोलता है उसके अकॉर्डिंग आपको इस असर्शन को या इस स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए और स्टेटमेंट को सोल्व करना चाहिए। और रीजनिंग में देखना चाहिए कि क्या जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई उसका वैलिड आंसर या उसका वैलिड रीजन क्या यही है या नहीं है, क्या ये इस बात को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फिर आपका आंसर जो है वो क्या होगा? हमेशा सही होगा। ओके, हाँ जी। चलो बाकी और भी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जी ये, टीचिंग शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द लर्नर। क्या बात कर रहे हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस? एक बात बताओ, हर बच्चा जो है क्या वो सेम होता है? हर बच्चे की क्वालिटीज क्या सेम होती है? हर बच्चे के अंदर जो एप्टीट्यूड है क्या हमेशा सेम होता है? हर बच्चे की पर्सनैलिटी हमेशा सेम होती है? क्या बात कर रहे हो सर? नहीं होता है सर। अब हमारी क्लास के अंदर जो है वो बहुत होशियार बच्चे थे, हम तो बैक बेंचर्स, पीछे बैठने वाले बच्चे भाई, नालायक थे हम बिल्कुल ही। तो क्या स्टूडेंट्स के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे या नहीं थे? थे सर, थे। कुछ होशियार बच्चे थे, वो 1 मिनट में बात को कैच कर लेते थे। कुछ हमारे जैसे ढोल किस्म के बच्चे भी थे जो कैच ही नहीं कर पाते थे। ये रियलिटी है बिल्कुल। तो लर्नर्स के बीच में या स्टूडेंट्स के बीच में हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। और टीचर को अपनी जो करिकुलम है या टीचर को अपना जो टीचिंग मेथड है वो स्टूडेंट्स के बेस पर ही मोल्ड भी करना चाहिए। आसान, जो बच्चे थोड़े से टफ हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जिनको चीजें समझ में नहीं आती, थोड़े से मान लो नालायक बच्चे हैं, तो उनके लिए अलग मेथड यूज करना चाहिए। और जो होशियार बच्चे हैं उनके लिए अलग मेथड यूज करना चाहिए। और जबकि ये क्या बोल रहे हैं कि टीचिंग शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय द, टीचिंग शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय द, किसके द्वारा? बाय द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द लर्नर। तो ये बात सही है या गलत है? गलत है सर। टीचिंग जो है इन्फ्लुएंस होती है। दूसरा, ए टीचर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, टीचर को नहीं करना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट के बीच में अमंग देयर कलर, कास्ट, क्रीड या रिलीजन को लेकर। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो है ही। और मैं आपको भी बोलता हूं, कल को जब आप पढ़ाने के लिए चाहेंगे तो आप भी स्टूडेंट्स के बीच में जो है वो कोई भी भेदभाव मत कीजिएगा, सभी स्टूडेंट्स को इक्वली जो है वो वेटेज दीजिएगा। ओके, हाँ जी। तो आंसर क्या हुआ सर? फर्स्ट जो है असर्शन जो है वो गलत है, उसका रीजनिंग जो दे रखी है वो क्या है? सही। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ओके, हाँ जी। तो इंडिविजुअल डिफरेंस आपको मैंने बता दिया कि बच्चे दर बच्चे, मतलब स्टूडेंट बाय स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज में, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी में, स्टूडेंट के एप्टीट्यूड के अंदर जो है डिफरेंस होता है। और टीचर को भी जो है वो अपने टीचिंग मेथड को जो है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग को मोल्ड करना चाहिए। चलो जी, हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, वो है ये, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द लर्नर अराइज। बोलता है इंडिविजुअल डिफरेंस जो है बच्चों के बीच में डिफरेंस जो है वो अराइज होता है। क्यों अराइज होता है? किन किन वजह से अराइज होता है? सबसे पहला, एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। हाँ जी, होता है। कुछ हाईली इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनका आईक्यू लेवल जो है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन लेवल जो है वो बहुत ही जबरदस्त वाला होता है। कुछ मतलब जिनका कुछ बच्चे ऐसे भी जिनका लो आईक्यू होता है। तो बिल्कुल सही बात है सर, इसकी वजह से होता है। पर्सनैलिटी, एटीट्यूड। हाँ जी सर, लोगों के एटीट्यूड या लोगों की पर्सनैलिटी, बच्चों की पर्सनैलिटी हमेशा सेम नहीं होती।
एंड प्रायर नॉलेज, बिल्कुल सही बात है, हमको प्रायर नॉलेज नहीं थी, बचपन से हम बिल्कुल घिसटते जो है वो पिटते पहुंचे ऊपर तक, ठीक है, और कुछ शुरू से ही पढ़ते जा रहे हैं। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से बच्चों के बीच में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है जी। तो आंसर क्या, डी। आगे बढ़ेंगे, थर्ड बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को कंसीडर करें और आपको बताना है करेक्ट कोड के बारे में। बोलता है स्टडी मटेरियल हैज नो इंपैक्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। अरे सर क्या बात करते हो, क्या स्टडी मटेरियल का इंपैक्ट नहीं पड़ता क्या? अरे भाई बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर स्टडी मटेरियल जितना अच्छा होगा, जितना अट्रैक्टिव होगा, नेचुरल बात है उतना ही जो है वो टीचिंग भी शानदार होगी। अगर पढ़ाने लायक अगर आपके पास में जो है सिलेबस होगा तो ही तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ा पाएंगे। अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है पढ़ाने लायक तो नेचुरल बात है आपकी टीचिंग भी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो क्या स्टडी मटेरियल का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता? पड़ता है। तो ये बात क्या है, गलत। दूसरा, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कैन बी इंप्रूव की जा सकती है बाय द यूज ऑफ द टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होता है लाइक टीचिंग एड्स हो गया, तो इनको यूज करके आप अपनी टीचिंग को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। तो आंसर क्या है, ओनली 2। चलो जी आगे, थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग ए टीचर शुड यूज, टीचर को क्या करना चाहिए? अपनी टीचिंग को इफेक्टिवनेस करने के लिए टीचर को यूज करना चाहिए, ना तो कभी टीचर को प्योर ऑफलाइन जाना चाहिए, ना ही प्योर ऑनलाइन आना चाहिए। टीचर को ब्लेंडेड सिस्टम को यूज करना चाहिए। तो इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ द ऑफलाइन एंड द ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट कैन यूज मेथड ऑफ लर्निंग विदाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द टाइम एंड स्पेस। कौन सा ऐसा मेथड ऑफ लर्निंग है जिसके अंदर स्टूडेंट जो है बिना स्पेस और बिना टाइम के जो है वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकता है, उसको वो टाइम बाउंड नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जब आप आते हो तो वहां पे आपका टाइम होता है, जैसे मान लो हमारा 9 बजे से 1 बजे तक का क्लासेस लगती है यहाँ पे ऑफलाइन हिसार सेंटर पे, तो यहाँ पे टाइमिंग है कि भाई सुबह 9 बजे बच्चे को पहुंचना पड़ेगा, 1 बजे बच्चे की छुट्टी होगी, बात खत्म हो गया। बट ऑनलाइन वाला बच्चा कभी भी पढ़ सकता है या नहीं है जी? तो कौन से सिस्टम के अंदर जो है वो बच्चा स्पेस और टाइम के बिना भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स कर सकता है, वो है ऑनलाइन। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज द फीचर, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर फीचर है, मतलब टीचिंग ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें फीचर है किसका, ऑफ बोथ द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर में आ भी सकता है आज की डेट में, तो वो है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर टीचर जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड को जो है वो क्या करता है, यूज करता है। मैंने लिखा थोड़ा, इन ए फ्लिप्ड क्लासरूम स्टूडेंट वॉच ऑनलाइन लेक्चर, स्टूडेंट जो है ऑनलाइन लेक्चर्स को देखता है, कोलैबोरेट होता है इन द ऑनलाइन डिस्कशन जो चल रहा होता है, ठीक है, पोर्टल के ऊपर, उसमें कोलैबोरेट होता है, कैरी आउट करता है रिसर्च एट होम, घर पे रिसर्च भी करता है, व्हाइल एंगेज इन द कंसेप्ट इन द क्लासरूम विद द गाइडेंस ऑफ द मेंटर, और साथ में ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आके भी अपने सहपाठियों के साथ में जो है वो क्या करता है, डिस्कशन भी करता है। तो कौन सा सिस्टम है, ये है फ्लिप्ड क्लासरूम, जिसके अंदर दोनों मोड बोले तो ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों को यूज किया जाता है। ओके, हाँ जी, तो आंसर क्या हो गया, ए। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन है स्वयं प्रभा इज एन इनिशिएटिव। इसी क्लासेस जो है हमने बहुत शानदार तरीके से किया स्वयं प्रभा, ठीक है, और इसके अंदर हमने पढ़ा था स्वयं प्रभा जो है वो इनिशिएटिव किसका, MHRD का, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। चलो जी अगला क्वेश्चन, ई पाठशाला जो है वो इनिशिएटिव किसका, सर ई पाठशाला जो है वो MHRD ने NCERT के साथ में मिलकर जो है वो इसको शुरू किया था। देन ई पाठशाला इज द इनिशिएटिव ऑफ MHRD और NCERT, बोले तो बोथ B and C। चलो जी आगे, नेप्टल एक सिस्टम है, ये इनिशिएटिव किसका, ये सर नेप्टल जो सिस्टम है इसको जो है वो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड IISCs इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन दोनों ने मिलकर के जो है इस इनिशिएटिव को क्या किया था, शुरू किया था। तो नेप्टल के बारे में लिखा तो कुछ, नेप्टल बोले तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, नेप्टल बोले तो नेशनल प्रोग्राम, रट्टा मारो, नेप्टल बोले तो नेशनल प्रोग्राम ऑन किसके ऊपर, टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। ये इनिशिएटिव है बाय द 7 IIT, 7 IIT, ठीक है, अलोंग विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो इन दोनों ने मिलकर के 2003 के अंदर जो है एक नया सिस्टम को शुरू किया था जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेप्टल, बोले तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। तो नेप्टल जो है इसका आंसर जो है वो क्या हो गया, ए, IIT एंड IISCs। आगे
अगला क्वेश्चन, एक सिस्टम था सीबीसीएस, हमने पढ़ा इसको इवैल्यूएशन के अंदर, और आपको मैंने बताया सीबीसीएस के अंदर जो है बच्चे को हमने चॉइस दिया। सीबीसीएस का फुल फॉर्म बोलो, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसके अंदर बच्चे को हमने चॉइस दिया कि बेटा तेरा जो मन करे ना, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो चॉइस वाले हैं, तू अपने अकॉर्डिंग उनको सिलेक्ट कर सकता है। तो सीबीसीएस सिस्टम के अंदर बर्डन जो था टीचर स्टूडेंट का इंक्रीज हो गया। क्या बात करते हो, इंक्रीज नहीं हुआ सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत बात है। एंड दूसरा, देयर इज नो कंडीशन ऑफ स्कोरिंग द, कोई भी बोलता है ऐसी कंडीशन नहीं है कि स्कोर करो मिनिमम पासिंग मार्क्स, गलत बात है सर, ये कंडीशन भी है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आंसर इज बोथ 1 and 2। चलो जी आगे, विच अमंग द फॉलोइंग विल मेक द टीचिंग इफेक्टिव, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपके टीचिंग को अफेक्टिव करती है, आपकी टीचिंग जो है जिससे बहुत ज्यादा जो है वो अफेक्टेड होगी, तो ऐसी कौन सी चीज है। ये बात मेरी हमेशा लाइफ के अंदर ध्यान रखना, जब कभी भी आप बच्चों को पढ़ाओ, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को बच्चों के सामने पेश करना चाहिए, और उससे पहले बच्चों से पूछ लेना चाहिए कि बेटा क्या आपने ये वाला कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा हुआ है, तो आप अपनी प्रायर नॉलेज मुझे एक बार बता दो, तो ताकि मैं मेरे लेक्चर को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर लूं। बच्चा आपको बता दे, देन फिर बच्चे को बोलना बेटा अब मेरी सुन आराम से। जब बच्चा पूरा, आप बच्चे को पूरा ज्ञान दे दो, जब आपने बता दिया, देन उसके बाद में फिर आपको बच्चे को वक्त देना चाहिए कि बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले, और बच्चे को टाइम भी देना चाहिए लेक्चर खत्म होने के बाद में कि बेटा कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। तो वो इफेक्टिव टीचिंग है। ऐसा नहीं कि अपना ज्ञान झाड़ के तुम चले गए, ऐसा नहीं। जब भी आप अगर बच्चों को पढ़ाओगे तो सबसे पहले आप बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद में बच्चों को टाइम दो कि बेटा कोई बात नहीं, आप आराम से गो थ्रू कीजिए सारे कॉन्सेप्ट्स को, देन अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिएगा। हम भी क्लास में पूछते रहते हैं कि हाँ चलेंगे आगे, चलेंगे आगे, इसका मतलब क्या होता है कि हाँ यहां तक ओके चलो आगे, यहां तक ओके चलो आगे। तो बेस्ट मेथड जो है टीचिंग को इफेक्टिव करने का वो क्या, गिव टाइम टू द स्टूडेंट्स टू आस्क द क्वेश्चंस एंड क्वेरी आफ्टर फिनिशिंग द टॉपिक। चलो जी डी आगे बोलता है विच व्हाट शुड बी डन इफ द स्टूडेंट डोंट कंप्लीट होमवर्क रेगुलरली। अगर स्टूडेंट जो है वो रेगुलरली जो है वो अपने होमवर्क को नहीं करके आता तो क्या था। देखो पहले मैं इसके लिए अपनी प्रायर में मेरी जो आप बीती है वो आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। आज हमारी भी क्लास के अंदर जो है वो मैडम हुआ करती, बहुत वर्मा मैडम करके थी, और बहुत मारती थी भाई, बहुत। मैथ्स का होमवर्क दिया करती, हम करके आते नहीं तो मैडम बहुत पीटती थी, खूब मारती थी। मैडम ने आज तक जो है वो कोशिश नहीं की कि हमसे पूछे तो सही कि बेटा प्रॉब्लम क्या है, बस वो सीधा आती और आगे बोलती कि हाँ होमवर्क कॉपी दिखाओ। तो मेरे को बोली शर्मा कॉपी, मैंने कहा कॉपी लाता हूं मैं, कॉपी निकाली, मैडम जी थे 12 क्वेश्चन, मैं करके आया 1 क्वेश्चन और वो भी पूरा नहीं था, मैडम ने मारा मुझे। अब बात क्या थी, अब हमें उसमें बड़ा गुस्सा आया कि यार पूछ तो ले, कम से कम पूछो तो सही कि दिक्कत क्या है। लेकिन नहीं, मैडम कोई पूछती नहीं थी, बस कॉपी चेक है तो बेटा तू ठीक, कॉपी सही नहीं है, अगर कॉपी मतलब जो काम इनकम्प्लीट है तो बेटा तू खराब, और तेरे को फेड़ कर दिया। बताओ, तो आप ऐसा कभी मत करना, कतई नहीं करना आपको। जब कभी भी अगर कभी ऐसा हो गया कि बच्चे की अगर कॉपी में अगर होमवर्क जो है वो पूरा नहीं है, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए, बच्चे को अलग से लेके जाओ और उससे पूछो कि बेटा क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं किया होमवर्क, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, व्हाट शुड बी डन इफ द स्टूडेंट डोंट कंप्लीट होमवर्क रेगुलरली। अगर स्टूडेंट नहीं कर पाता देन डिस्कस करे प्रॉब्लम विद देम प्राइवेटली, और कभी भी जो है वो पब्लिकली मत करना। पूरी क्लास के अंदर जो है वो बच्चे की प्रॉब्लम का उपहास, मतलब बच्चे की प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका उपहास उड़ता है तो बच्चे को थोड़ा सा ना गिल्टी फील होता है कि यार बताओ टीचर तो मेरे मजे ले रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अलग से पूछना चाहिए आफ्टर द क्लास एंड ट्राई टू हेल्प देम, और फिर उसकी कोशिश भी करनी चाहिए। तो आंसर क्या, सी। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट, एक बात बोलना चाहूंगा मैं आपको। देखिए मैं तो चलो ठीक है, अभी मतलब यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के अंदर नहीं पढ़ा था मैं, तो ठीक है चलो मेरा ट्यूशन सेंटर है अपना, पढ़ा रहे हैं हम, बहुत सारे बच्चे हैं उनको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये, सही बता रहा हूँ आपको टीचिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं, बहुत सारे लोग आपकी इज्जत करते हैं। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और ऐसा मतलब कोई प्रोफेशन होगा जिसके अंदर आपको इतना इज्जत जो है वो मिल रही है। सीरियसली बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो ड्यू रिगार्ड, मतलब इसको बहुत ही आप यार अच्छे तरीके से जो है इस प्रोफेशन के अंदर आप आएँ और अच्छे तरीके से आप इसको पूरा करना। मतलब ये है कि प्रोफेशन के कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस है उसको बढ़िया तरीके से आप जो है फॉलो करना, और सबसे मेन बात ये है कि जो इसकी डिमांड है प्रोफेशन की उसको जरूर पूरा करना आपको, ठीक है ना। हाँ जी सर, चलो बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग एंड लर्निंग। बोलता है कि टीचिंग में और लर्निंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्या बात करते हो, डिफरेंस है भाई, टीचिंग अलग चीज है, लर्निंग अलग चीज है, बिल्कुल। एंड टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही बात है, टीचिंग अलग है, इंस्ट्रक्शन अलग है। तो बोलता है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट, कौन सी सही नहीं है, फर्स्ट वाली सही नहीं है, ओनली वन। चलो जी आगे
बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात जो है वो ट्रू है अबाउट द टीचर रोल इन द हायर एजुकेशन। बोलते हैं हायर एजुकेशन के अंदर जो है वो टीचर का रोल कौन क्या है उसकी बात अपने को जो है बेसिकली बतानी है। सबसे पहला डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट, हाँ टीचर बिल्कुल करते हैं जी, स्टूडेंट की पर्सनालिटी को डेवलप करने का काम करते हैं। दूसरा टेल सम फेवरेट स्टूडेंट अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा मोटिवेट स्टूडेंट फॉर सेल्फ स्टडी, हाँ जी बिल्कुल करता है टीचर। एंकरेज क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट, बिल्कुल हमेशा टीचर जो है वो क्या करना है, टीचर एंकरेज करता भी है कि हाँ ठीक है बेटा आप कर सकते हो, आप करो इस चीज को ये। एंड लास्ट इज द फोर स्टूडेंट फॉर ट्यूशन फीस, नो मतलब ट्यूशन के लिए नहीं। तो आंसर क्या गया 1, 3 एंड 4। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा 1, 3 एंड 4। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्टिंग टीचिंग, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो टीचिंग को क्या करता है, अफेक्ट करता है। फॉर योर आंसर सिलेक्ट द कोड गिवन बिलो। ये सारे क्वेश्चन जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में, ये लगभग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत मुश्किल आते हैं क्वेश्चन, ये देखो इनमें से कुछ भी लगा क्या आपको, नहीं सर। तो बहुत आसान आएगा पेपर, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, माइंड के अंदर सेट होना चाहिए, ठीक है ना। चलो हम देखते हैं एक बार के लिए क्या बोलते हैं। फॉर योर आंसर सिलेक्ट फ्रॉम द कोड, आपको इसमें से बताना है ठीक है कि टीचिंग को क्या क्या चीज अफेक्ट करती है। सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचिंग एड्स एंड देयर यूज, क्या टीचिंग एड्स का मतलब चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर, क्या इनका आपकी टीचिंग पे इफेक्ट पड़ता है? हाँ जी सर पड़ता है। दूसरा स्कूल और कम्युनिटी लिंकेज, क्या इस चीज का टीचिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है? नो सर। तीसरा इंटरेस्ट ऑफ द पेरेंट्स इन द स्कूल प्रोग्राम्स, पेरेंट्स का क्या लेना देना है, टीचिंग की बात हो रही है तो टीचिंग में इस चीज का भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द टीचर, क्या इसका? हाँ जी सर ये तो पड़ता है, क्योंकि टीचर को सब्जेक्ट की जितनी बढ़िया नॉलेज होगी तो बट नेचुरल है कि उसका टीचिंग जो उतना ही क्या होगा, इफेक्टिव होगा, पड़ता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटी, अगर मतलब स्कूल के अंदर कोई स्पोर्ट्स हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है तो उसका टीचिंग में पड़ेगा क्या? टीचिंग पे नहीं सर, लर्निंग पे पड़ेगा, बट टीचिंग पे नहीं पड़ेगा, तो ये भी क्या है, गलत है। एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर, टीचर की कम्युनिकेशन स्किल का टीचर के द्वारा की गई टीचिंग पे इंपैक्ट पड़ता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 1, 4 एंड 1, 4, 1, 4, 1, 4 कहां गया अभी, 1, 4 एंड 6 बी। चलो आगे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग, इसमें से कौन सा जो है वो नेचर या ऑब्जेक्टिव है किसका, टीचिंग का। इनमें से आपको जो है वो क्या करना है, सिलेक्ट करना है। चलो टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, क्या टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? हाँ जी सर बिल्कुल जुड़े हुए हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग एंड ट्रेनिंग, क्या डिफरेंस नहीं है? अरे भाई साहब ट्रेनिंग इज एक्चुअल द पार्ट ऑफ द टीचिंग, ट्रेनिंग पार्ट है किसका, टीचिंग का। हम जो है वो कुछ लेवल पढ़ते थे जिसमें हम पढ़ते इंट्रोक्टाइनेशन, ठीक है, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शंस, तो एक्चुअल में वो सब पार्ट है किसके, टीचिंग के, तो ये तो गलत है। देयर इज नो डिफरेंस, डिफरेंस होता है। आगे कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हर तरह की टीचिंग का कहीं ना कहीं उद्देश्य क्या यही होता है कि स्टूडेंट के बीच में या स्टूडेंट को ट्रांसफॉर्म करना, बिल्कुल सही बात है। चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे वो मोटर स्किल्स डेवलप करना ही हो, चाहे इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी डेवलप करना हो, टीचिंग का हमेशा उद्देश्य यही होता है कि बच्चे की जो नॉलेज है उसको एनहांस करना, बच्चे को क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना, तो ये एकदम सही है। आगे ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल नेचर, क्या सारी अच्छी टीचिंग जो है वो फॉर्मल होती है नेचर के अंदर? नहीं सर, टीचिंग जो है इनफॉर्मल भी हो सकती है। अब माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी तो टीचिंग है बेसिकली, वो भी तो लाइफ लॉन्ग जो है वो लेसन्स मिलते हैं हमको घर से भी, तो क्या वो फॉर्मल होता है? नहीं, वो क्या होते हैं हमारे, इनफॉर्मल। तो ये बात तो क्या है, गलत है। ए टीचर इज सीनियर पर्सन, ऐसा होना जरूरी नहीं है। एंड टीचिंग इज, क्योंकि टीचिंग जो है कई बार बच्चे भी हमको लेसन दे जाते हैं, सीरियसली बता रहा हूं। क्लासेस के अंदर जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत बार ऐसे ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको देख के हम सीखते हैं, बच्चों को देख देख के हम सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीचर ही हमेशा सीनियर पर्सन होगा, नहीं, टीचर कुछ भी हो सकता है, टीचर छोटा बच्चा भी हो सकता है, उससे भी बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, ठीक है ना। एंड लास्ट इज टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर लर्निंग इज अ पर्सनल, बिल्कुल सही बात है। टीचिंग एक सोशल एक्ट है और लर्निंग पर्सनल होती है। सीखना कोई चीज को वो पर्सनल है, टीच करना वो एक सोशल एक्टिविटीज का पार्ट है। तो आंसर आएगा 1, 3 एंड 6, बोले तो 1, 3 एंड 6 सी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला इन द टू सेट ऑफ द गिवन, सेट 1 सेट 2 दे रखे, इंडिकेट मेथड ऑफ टीचिंग यहां पे बता रखे, ठीक है। इट प्रोवाइड द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेस एंड द इफेक्टिवनेस, मैच द टू सेट एंड इंडिकेट योर आंसर बाय चूजिंग फ्रॉम द कोड। अब यहां पे ना आपको कुछ मेथड ऑफ टीचिंग बता रखे,
ठीक है, ये टीचिंग के कुछ आपको मेथड दिए और इसके आगे जो है उनकी रिक्वायरमेंट या सक्सेस या इफेक्टिवनेस बता रखी है, तो इनको आपस में आपको क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं किसका, लेक्चरिंग का, तो लेक्चर के अंदर आप लोग जो है बेसिकली क्या करते हैं, अगर बात करूंगा लेक्चरिंग का, तो लेक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, कंटेंट को डिलीवर करते हैं बहुत ही लूसिड फॉर्म के अंदर, शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो एक आएगा क्या 3। दूसरा डिस्कशन की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्कशन के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक सेकंड, डिस्कशन के अंदर जो है वो बेसिकली आपको क्या देखने को मिलता है, डिस्कशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, थीम बेस्ड पार्टिसिपेशन, एक थीम दे दिया जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट होगा और उसमें हम पार्टिसिपेशन करवाएंगे किसमें, पार्टिसिपेंट्स के बीच में। तो डिस्कशन का जो है वो आएगा क्या 5। आगे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टेक्निक है जिसके अंदर एक प्रॉब्लम जो है वो कई सारे बच्चों को दे दी जाती है और फिर बच्चों को बोला जाता है कि आप इसका सोल्यूशन दें। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन को बढ़ाने के लिए या फिर अल्टरनेटिव्स को मोर एंड मोर अल्टरनेटिव खोजने के लिए या किसी चीज का, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजने के लिए हम बेसिकली इस टेक्निक को जो है वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो बोले तो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडिया। एंड लास्ट वन इज द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। ये क्या है, अगर बात करूंगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर का, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्मॉल सेट प्रेजेंटेशन होती है विद फीडबैक प्रोवाइडेड। तो ये हो गया जी आपका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसका आएगा जी आपका सी। ठीक है जी, आगे 18th क्वेश्चन बोलता है ऑल द टीचिंग शुड एम एट एंश्योर लर्निंग। हर टीचिंग का जो उद्देश्य है क्या वो लर्निंग होता है। अगर हम बात करेंगे क्या ऑल टीचिंग, सभी टीचिंग का उद्देश्य, मतलब टीचर का मेन उद्देश्य बच्चे को समझाना है या टीचिंग का मेन उद्देश्य लोगों को कुछ समझाना ही है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। एंड ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग। और क्या सारी लर्निंग, कोई भी जो आप सीख लेते हो, क्या वो हमेशा टीचिंग से आती है? नहीं नहीं नहीं, हमेशा सारी लर्निंग टीचिंग से नहीं आती। बहुत बार क्या होता है, रियल लाइफ के अंदर जब हम लाइफ को जीना शुरू करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते हैं, उनको भी देख देख के हम सीखते हैं। तो उसके लिए अपने को कोई स्पेशल कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। तो एक ना डायलॉग है हमारे हरियाणा के अंदर मारते हैं, और वो ये है कि अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं, अकल जो है वो ठोकर खाने से आती है। तो ऐसे बोलते हैं कि अकल बादाम खाने तक को नहीं आवे, ठोकर खाने तक आवे। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं यहां पे। इसका मतलब ये है कि टीचिंग से ही लर्निंग हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लर्निंग टीचिंग के अलावा भी हो सकती है। तो ये हो गया जी अपना आंसर, क्या A is 2 बट R is false। चलो जी आगे, अगला इन द लिस्ट, ये दो लिस्ट दे रखी है आपको टीचिंग मेथड की और उसके कुछ फैक्टर्स की, तो आपको इनको क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले बात करेंगे एक्सपोजिटरी। सर कितनी बार करवाओगे, 2 बार पहले डिस्कस कर चुके हो, चलो कोई बात नहीं, लास्ट टाइम हो रहा है। एक्सपोजिटरी के अंदर क्या होता है सर, एक्सपोजिटरी मेथड के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो एक्सपोजिटरी का तो हो गया जी 4, सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। आगे इन्वेस्टिगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेटिव के अंदर जो है वो बेसिकली क्या किया जाता है, इसमें चैलेंज दिया जाता है किसको, स्टूडेंट को। ठीक है, चैलेंज टू एड्रेस द प्रॉब्लम, तो ये है इसका। आगे डिस्कशन मेथड के अंदर बेसिकली क्या होगा, डिस्कशन के अंदर फ्रीडम दे दी जाती है कि आप अपने जो तथ्य हैं वो भी सामने रख सकते हैं। तो फ्रीडम टू चूज ए थीम एंड स्कोप फॉर फ्रैंक एक्सचेंज ऑफ आइडिया। और अगर बात करूंगा पर्सनलाइज मेथड की, तो ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ट्रस्ट एंड ओपननेस इन द रिलेशनशिप। ओके, हाँ जी, चलो जी आगे। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ये, क्या क्या क्या, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग जो है आपका होमवर्क, और क्या है, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आई डोंट नो, आप ही बताओ, वैसे है तो सही। अच्छा, एंड लर्निंग टू बी यूजफुल मोस्ट बी लिंक विद द लाइफ प्रोसेस, आई डोंट नो। तो ये आपको होमवर्क है आपका, और आपको जो है वो कमेंट करके बताना है कि एक्चुअल के अंदर इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। ओके, हाँ जी सर, तो ये हो गया अपना आज का। अच्छा, कल जो हमने किए थे 20 क्वेश्चन, तो उसके अंदर मैंने एक आपको दिया था होमवर्क, और होमवर्क था ये। बहुत सारे बच्चों का जो है वो कमेंट आया और मेजॉरिटी का जो है वो सही था। तो है क्या, पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो, बोलते हैं डिस्कशन इन द क्लास के अंदर जो डिस्कशन होता है विल बी मोर इफेक्टिव, वो ज्यादा इफेक्टिव तब होगा इफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज, मतलब अगर आप बच्चों से कोई बात डिस्कस करने वाले हो, ठीक है, तो डिस्कशन ज्यादा बढ़िया कब होगा, अगर टॉपिक को क्लास शुरू होने से पहले बोल दिया जाए या 2-3 दिन पहले बता दिया जाए। सर अगर क्लास शुरू होने से जस्ट पहले बोलेंगे कि भाई इस बारे में आज डिस्कशन चलेगी, तो बच्चा प्रिपेयर ही नहीं है। बेटर तो ये होगा कि आप 1-2 दिन पहले बच्चों को बता दो कि बेटा 2 दिन के बाद में ना इस टॉपिक के ऊपर आप क्या करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, जिससे बच्चा खुद प्रिपेयर होकर आएगा और बहुत सारे उसके माइंड में कुछ तरंगे उत्पन्न हो रही होंगी क्वेश्चंस की, तो बच्चा आके उन चीजों को क्लियर करेगा।
तो इसका मतलब क्या कि डिस्कशन जो है क्लासरूम के अंदर वो इफेक्टिव तभी होगा इफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इन्फॉर्म्ड टू द स्टूडेंट इन एडवांस। करेक्ट आंसर इज द डी। मेजोरिटी बच्चों का, लगभग 95% स्टूडेंट्स का जो है वो आंसर आया था डी। कुछ एक बच्चों ने जो है वो आंसर किया था बी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था स्टेटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन, मतलब डिस्कशन शुरू होने से पहले बस बता दो। अरे थोड़ा सा आप माइंड लगाओ, डिस्कशन शुरू होने के जस्ट पहले अगर बताया कि इस मुद्दे पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, आप प्रिपेयर नहीं हो, क्योंकि इंस्टेंटली कितने क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे आप खुद सोचो। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान लो 40 मिनट्स का लेक्चर है, 40 मिनट में क्या क्या आप कर लोगे डिस्कस आपस में, है या नहीं है जी। अगर पहले से प्रिपेयर होता तो बहुत सारी चीजें आप घर से प्रिपेयर करके आते और आके सीधा क्या करते, उल्टी कर देते, डिस्कशन करते बोले तो इसका मतलब क्या कि क्लासरूम में मतलब जिस दिन डिस्कशन करना उसे एक दो दिन पहले बता दो कि इस मुद्दे के ऊपर आप डिस्कशन करने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो क्या है, डी है। ओके, हाँ जी सर। तो ये हो गया जी अपना आज का लेक्चर, आज की अपनी सीरीज। कल हम मिलेंगे हमारे नई सीरीज के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, घर में रहें, सुरक्षित रहें और हाँ टाइम टेबल को फॉलो करते रहें और फिर एक्सरसाइज भी करते रहें। ओके, याद है ना? हाँ जी सर। तो ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल बनाया था सर बस वो एक दो दिन फॉलो किया और रह गया, नहीं, अपने को कंटिन्यू 12 दिन तक, मैंने बोला था आपको कि लॉकडाउन तक अपने को रूटीन के अंदर इसको क्या करना है, फॉलो करना है। तो कल से भी अपने पास में भी 8 दिन पेंडिंग है, ठीक है ना। 12 दिन थे, 4 क्लास आज हो चुकी है, अभी भी 8 दिन है। 8 दिन भी बहुत है, अगर अभी तक भी नहीं बनाया ना तो भाई अब बना लो, कोई बात नहीं, 8 दिन पड़े हैं अभी, कम से कम उनको तो प्रॉपरली यूज करो। और ठीक है, अगर 12 घंटे का नहीं बनना भाई 10 का बना लो, भाई 9 का बना लो, ठीक है ना। यूं नहीं कि हाय मेरा सर ने तो 12 बोला, मेरे से तो बन रहा, छोड़ो रे। नहीं नहीं नहीं, 12 का नहीं बन रहा, 9 का बनाओ, 8 का बनाओ, अबे 7 का बनाओ बे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और जो मैरिड है तो वो उनको बड़ी दिक्कत है यार, मैरिड जो स्टूडेंट्स हैं उनको। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि मैरिड वाले जो हैं वो क्या करें, उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। देखो हर एक के घर का माहौल जो है वो अलग अलग है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि आपको किस तरीके से। तो आप अपने हिसाब से देखिए, जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ इस टाइम पर मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। ओके, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको मैं बता दूं मैरिड लोगों तुम कैपेबल भी हो, यू आर वेल कैपेबल, और आप अनमैरिड को जो है वो आराम से बीट कर जाओगे, ठीक है ना। तो आप सर चिंता मत कीजिए, या आप सर या मैम आप जो भी हैं आप चिंता मत कीजिए, और अपने गोल को अचीव करने के लिए बढ़िया से एक टाइम टेबल बनाइए और उसको आराम से फॉलो कीजिए। ओके, हाँ जी, चलो ये कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।